जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। 31 दिसंबर 2023 को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर द्वारा BA BSc BCom BBA BCA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर को करिकुलर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पेपर करवाया गया है। यह क्वेश्चन पेपर उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। जैसे 3 और 4 तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में पेपर आयोजित होना है, तो उन सभी छात्राओं के लिए यह क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है। कुछ छात्रों ने बताया कि 3 जनवरी 2024 को MGPRU महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी पेपर आयोजित होना है, तो आपके लिए भी यह क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण है। उन छात्रों के लिए जिन्होंने यह क्वेश्चन पेपर दे दिया है, जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो अपना क्वेश्चन पेपर एक बार मिला लेंगे, आंसर की मिला लेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 44 से कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देखते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है, यह क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया था, चार्ल्स बैबेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है। ए ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे अंकगणितीय या तर्क ऑपरेशन अनुक्रम को स्वचालित रूप से करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है या फिर निर्देशित किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखिएगा, कंप्यूटर केवल द्विआधारी भाषा मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 के रूप में लिखी गई है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिएगा, कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है, यह भी सही है। और विकल्प डी में आपको दिख रहा है उल्लिखित सभी, यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने चिल्ला कर आप सभी को बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद कर लीजिए, और इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो बात को गांठ बांध करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में, देखिए कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में, तो ये इनपुट यूनिट जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब उपयोगकर्ता समझने योग्य प्रारूप पूछता तब आप लोग आउटपुट यूनिट लगाते। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है। कैश मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 49 नंबर का क्वेश्चन, द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक और माध्यमिक ये 2 प्रकार के होते हैं। यहां पे भाई सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक लिखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, यहां पे सही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही आपका ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड कम्स अंडर, एमएस वर्ड डैश के अंतर्गत आता है, तो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, दस्तावेज उत्पादन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चंस कंप्यूटर से लिए गए थे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, फॉन्ट को बोल्ड बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो बी से होता है बोल्ड, और कंट्रोल+B जब दबाओगे तो क्या हो जाएगा, फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब वो एक होता है स्टाइल, समझ लीजिए, इफेक्ट समझ लीजिए। 52 नंबर का क्वेश्चन है, किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज संपादन कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए बोल्ड इटालियन नियमित को डैश के रूप में जाना जाता है, तो फॉन्ट स्टाइल मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, फॉन्ट शैली होता है। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 54 नंबर का, आपसे क्या पूछ रहा है, टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू। तो यहां पे आपको प्रिंट लेआउट दृश्य से भी देख सकते हैं, प्रिंट पूर्वावलोकन मोड में भी देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 नंबर का है। किसी पाठ को केंद्रीय रूप से संरेखित करने के लिए क्या शॉर्टकट है? द शॉर्टकट फॉर सेंट्रली अलाइनिंग अ टेक्स्ट। सेंट्रली अलाइनिंग अ टेक्स्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ई का शॉर्टकट लगाया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 का? इस प्रश्न के लिए साथियों क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जेड करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड। वहीं पर अगर आपसे रीडू पूछा जाता तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस किया जाता है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। संरेखण को सही ठहराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर जस्टिफाइंग अलाइनमेंट। अब आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं ये जो वर्ड जस्टिफाइंग है इसका पहला लेटर जे है और कंट्रोल प्लस जे दबाइए तो जस्टिफाई हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं ये जो की के शॉर्टकट होते हैं। चलिए 58 नंबर का प्रश्न, दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर नया का आदेश उपयोग करें, न्यू का उपयोग करें। ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 59 नंबर में पूछा गया चित्र और परिदृश्य क्या है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, ये सारे भैया पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पृष्ठ अभिविन्यास होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर का क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है? शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सब पाठ प्रभाव होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। चलिए भाई 61 नंबर का प्रश्न देखिएगा, स्वतः सुधार मूल रूप से आपके द्वारा टाइप करते समय डैश शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइंड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मिसस्पेल्ड। ठीक है, गलत वर्तनी वाले, ना कि ग्रामर गलती वाले। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 62। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। नया दस्तावेज बनाने के लिए कुंजी पटल शॉर्टकट क्या है? द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए न्यू। अब न्यू शब्द उठाइए, न्यू शब्द का पहला अक्षर यन और कंट्रोल के साथ यन जब दबा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? यही शॉर्टकट हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 63 नंबर के प्रश्न पर आ गए हैं। किसी भी वर्ड दस्तावेज की पृष्ठभूमि, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज व्हाइट कलर। तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? सफेद ही होता है। मैं जब पीडीएफ बनाता हूं क्वेश्चंस का टाइप करके तो सफेद ही होता है, बाद में मैं उसे परिवर्तित कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, है ना। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आपको सही क्या लगता है। आप लोग भी एमएस वर्ड डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है? व्हाइट ही होता है, बाद में तो मैं बदल ही सकता हूं। तो ऑप्शन ए वहां पर करेक्ट होगा। आइए 64 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी .docx। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों 65 नंबर का क्वेश्चन, फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इटैलिकवा में देखिएगा आई सबसे पहले शुरू होता है और कंट्रोल प्लस आई कर लीजिए, अपनी आंखों को नियंत्रित कर लीजिए, है ना भाई। चलिए खैर पार्ट ऑफ जोक है, तो कंट्रोल प्लस आई जो है क्या हो जाएगा? यही शॉर्टकट हो जाएगा फॉन्ट को इटैलिक बनाने के लिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 66 नंबर का क्वेश्चन, किसी दस्तावेज को वर्ड में मुद्रित करने के लिए किस कुंजी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो जब जब मैं पीडीएफ बनाता हूं और उसको प्रिंट करके पढ़ाने के लिए रेडी करता हूं तो कंट्रोल प्लस पी ही दबाता हूं तो आपका क्या हो जाता है? छप जाता है, हमारा छप जाता है। तो यहां पे देखिए प्रिंट। अब प्रिंटिंग में समझिए सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला अक्षर क्या है? पी। अगर मैंने जहां कहीं वर्ड बोल दिया हो तो उसको लेटर ही समझिए। प्रिंटिंग शब्द का जो पहला अक्षर है वो है पी, और पी ही जब दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो वो शॉर्टकट हो जाएगा, आपका फाइल जो है वो प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन आप सभी साथियों के स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित है?
विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे आधारित क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो देखते देखते याद हो जाएगा यार ना। चलिए, तो एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित होता है? 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टाइटल बार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, शीर्षक बार। चलिए आते हैं 68 नंबर के प्रश्न पर। 68 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। 68 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को ठीक उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जैसे वे मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं। भाई साहब देख रहे हैं कितना शुद्ध हिंदी। कई बार मुझे इंग्लिश ही आसान लगती है, तो इंग्लिश वाला पढ़िए। विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्लेज द पेज एग्जैक्टली एज दे अपीयर विच व्हेन प्रिंटेड। प्रिंटेड करने के समय वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे पहले डिस्प्ले होते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पेज लेआउट व्यू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ लेआउट दृश्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 69 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एमएस एक्सेल में कॉलम को इस रूप में नामित किया जाता है तो अक्षर के रूप में नामित किया जाता है। जबकि रोज की बात करें तो रोज को किसमें जो है नामित किया जाता है? नंबर्स में। और सेल्स की बात करें तो सेल्स में भाई रोज और कॉलम्स आ जाते हैं, उसको जो है अल्फा न्यूमेरिकली लिखा जाता है। यहां पे इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए होगा, ABCD और ऐसे ही चला जाता है लिखते हुए। चलिए आते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पर। 70 नंबर का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑटो फिल्टर, लेकिन ऑप्शन में फिल्टर दिया है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 71 नंबर का प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में गो टू संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब फंक्शन कुंजी से समझ लीजिए, है ना, फंक्शन की से समझ लीजिए कितने फंक्शन की होते हैं। F12 तक होता है। 12 फंक्शन कुंजियां पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए इस प्रश्न पर चर्चा करें। तो गो टू के लिए क्या करते हैं भाई? F5 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको 72 नंबर के प्रश्न पर। 72 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो एमएस एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य है भाई सेल पॉइंटर को अगले कॉलम में ले जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 73 नंबर का प्रश्न। एमएस एक्सेल में इंटर कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो एमएस एक्सेल में जो इंटर कुंजियां है ना भाई, ये मूव्स सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो, मूव्स सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है 74 नंबर का। एमएस एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने के लिए विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन एमएस एक्सेल? तो इसमें इक्वल टू का साइन लगता है, बराबर का चिन्ह लिखता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न देखिएगा। कार्यपत्रक में एकल तत्व को एक्सेल में कैसे जाना जाता है? हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन ए वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑप्शन नंबर ए, सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 76 नंबर का। 76 नंबर का क्वेश्चन। एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट को प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और चिन्हित करने के लिए? तो जब जब प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और मार्केटिंग का पूछे, है ना, मार्किंग का पूछे, तो बता दीजिएगा समीक्षा टैब, ऑप्शन सी रिव्यू टैब, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 77 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 आप सभी के स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमांकित किया जाता है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकली किया जाता है, जबकि अल्फाबेटिकली ये जो दिया है ये कॉलम को किया जाता है। चलिए आते हैं 78 नंबर के प्रश्न पर। 78 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007 एंड ऊपर क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल एक्सेल 2007 एंड अबव? 2007 और उसके बाद का विस्तार क्या है एमएस एक्सेल फाइल का? तो .xls
MSX, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। 89 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे रखा जाता है? कोशिकाओं का नाम, सेल्स की मैंने चर्चा की, तो इसमें जो कॉलम पाए जाते हैं वो अल्फाबेटिकली, और इसमें जो रोज पाए जाते हैं वो न्यूमेरिकली। अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली को जब मिलाते हैं तो अल्फा न्यूमेरिकली हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए 80 नंबर पे आइए। 80 नंबर का प्रश्न, कार्यपत्रक को सनडी का डैश भी कहा जाता है। वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड एज अरे ऑफ क्या? कॉलम्स, सेल्स, बॉक्स और फार्मूलाज। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 के लिए साथियों बी करेक्ट हो जाएगा, कोशिकाओं भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर साथियों है 81 नंबर का। MS एक्सेल में पत्रक जानकारी और सम्मिलन बिंदु स्थान प्रदर्शन करने के लिए किस पट्टी का उपयोग किया जाता है? आइए अंग्रेजियां पढ़ते हैं। विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन MS एक्सेल। अब देखिए सीट इंफॉर्मेशन और इंसर्शन पॉइंट लोकेशन पूछा है, तो इसमें देखिए ये स्थिति बार जो है, स्टेटस बार जो है, यही आपका राइट आंसर होगा, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न से 2 क्वेश्चन बनेगा आपके विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में। WWW का फुल फॉर्म एक तो याद कर लीजिएगा वर्ल्ड वाइड वेब, और दूसरी बात याद कर लीजिएगा टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। तो दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 83 नंबर पर आते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां URL डाला जाता है, तो URL का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसको कहां डाला जाता है भाई? एड्रेस बार में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस नेविगेशन बटन का उपयोग करते हैं? तो फॉरवर्ड नेविगेशन बटन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर साथियों आप सभी के। HTTP का पूर्ण नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTML का याद कर लीजिएगा, इसी तरह से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी तरह से क्या कर लीजिए, PCT का याद कर लीजिए, इसी तरह से आप लोग CPU का याद कर लीजिए, इसी तरह से ALU का याद कर लीजिए, इसी तरह से आप लोग CU का याद कर लीजिए, है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने पूरा नाम है उसको आप लोग याद कर लीजिए भाई। चलिए आते हैं 86 नंबर के प्रश्न पर। 86 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, कौन सा उपयोगकर्ता को अंतिम बार देखे गए URL को देखने की अनुमति देखा है? देता है भैया, तो अनुमति इतिहास देखता है, हिस्ट्री देखता है। अब किसी का हिस्ट्री अगर आप लोग चेक कर लीजिए तो उसने कौन कौन से URL पर क्लिक किया है, कौन कौन सी वेबसाइट को ओपन किया है, उसके बारे में आप भी जान जाएंगे, है ना। लेकिन लोग डिलीट कर देते हैं भाई ना, ये भी तो है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 87 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन से ISP भारत से नहीं है? अब ISP का पूरा नाम जान लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि ISP का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो I से इंटरनेट, S से सर्विस, P से प्रोवाइडेड, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ऐसे याद रखिए। तो रिलायंस जियो भारत का है भाई, इसने तो क्रांति ला दी पूरा इंटरनेट के क्षेत्र में। BSNL देखिए भाई, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म याद रख कर लीजिएगा। कई लोग बना दिए थे जब ये नेटवर्क नहीं कनेक्ट कर रहा था BSNL, तो कह रहे थे भाई B से भाई, S से साहब, N से नहीं और L से लगेगा। तो भाई साहब नहीं लगेगा, फोन भाई जावे नहीं करता था। लेकिन चलिए, तो यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड भी क्या है? भारत का है। एयरटेल की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं भारत का ही है, जबकि ये जो वोडाफोन दिया है ये भारत का नहीं है, और पूछा क्या गया है? भारत से नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ISP का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। 89 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर उपकरण आपके पास चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप लोग कहां जोड़ेंगे? डब्बे में इंटरनेट तो जुड़ता नहीं है। चलिए बी ऑप्शन देखिए, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए। मान लीजिए आप कंप्यूटर ला के रखे हैं और इंटरनेट सेवा प्रदाता कोई है ये नहीं है, तो आप इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ए और बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 90 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 90 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 90 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ब्राउजर के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित होता है? विच बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्राउजर? तो यहां पे भाई एड्रेस बार होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 91 का, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पीड़ित की हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखता
रखता है, पृष्ठभूमि में सभी डेटा संकलित करता है और तीसरे पक्ष को भेजता है। 4 विकल्प स्क्रीन पर, एडवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर और उपयुक्त सभी। कई सारे लोग उपयुक्त सभी लगाए होंगे लेकिन ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पाईवेयर। अब इसको आप लोग ऐसे याद रखिए कि ये स्पाई कैमरा होता है, जासूसी करता है ना। तो इस तरह से जब स्पाई कैमरा नाम लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 92 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश किसी की रचना, अब रचना देख लीजिए भाई, रचना या विचार लेने और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब्स टेकिंग समवन एल्स क्रिएशन और आइडिया एंड यूजिंग इट फॉर वंस ओन लैंग्वेज ओन एडवांटेज, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आएगा, प्लेग्योरिज्म के अंतर्गत आएगा। देखिए जो लोग पीएचडी करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, वो आप लोग अपना थीसिस खुद का लिखते हैं, अगर किसी का चोरी किए रहते हैं तो उनका जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। तो प्लेग्योरिज्म बहुत खराब चीज है, ठीक है, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कॉपीराइट होता है। चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस प्रकार का मालवेयर इसे दोहराता या क्लोन नहीं करता है। तो अगर ऑप्शन में ट्रोजन है तब तो ट्रोजन लगाइए, यहां ट्रोजन है, ट्रोजन करेक्ट है। अगर ट्रोजन हॉर्स रहे तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन पर। 94 नंबर का क्वेश्चन आप सभी साथियों के स्क्रीन पर, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिस्टम हैकिंग इज, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्रैकिंग पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड यू कांट हैक अ सिस्टम, बिना पासवर्ड जाने आप किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि पासवर्डवा को क्रैक कर दीजिए, जान जाइए, पता लगा लीजिए, उसके बाद तो फिर भाई मोए मोए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 95 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित इंक्रिप्शन है। सबसे कम मजबूत सुरक्षित इंक्रिप्शन, तो WEP आपका राइट आंसर होगा, विकल्प संख्या सी यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, PCT का पूरा नाम क्या है। तो P से हो गया प्राइवेट, C से हो गया कम्युनिकेशन और T से हो गया टेक्नोलॉजी। तो देखिए प्राइवेट कम्युनिकेशन, यहां पे टेक्निक दे दिया, गलत हो गया, प्राइवेट हो गया तो ही गलत हो गया, पर्सनल ये भी गलत हो गया। विकल्प डी अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो विकल्प डी में देखिए प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन आप सभी का यहां पे राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 97 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मीडिया परिदृश्य से संबंधित नैतिक आचरण की जांच का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इन्वेस्टिगेशन मोरल कंडक्ट कंसर्निंग द डिजिटल मीडिया लैंडस्केप। देखिए मोरल आ जाएगा, वहां पे नीति आएगा, इथिक्स आएगा और इथिक्स से लगा लीजिए साइबर एथिक्स, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा क्या गया है 98 नंबर का, कोड रेड 1 के समान है तो ये कंप्यूटर वायरस के समान है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 99 नंबर का, नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल है। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, SMTS सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका एस का मतलब सिंपल से ही समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, यही सबसे कम मजबूत सुरक्षित है। अगला प्रश्न 100 नंबर का क्वेश्चन, ए डीएनएस ट्रांसलेट्स ए डोमेन नेम टू विच ऑफ दीज। एक डीएनएस एक डोमेन नाम का अनुवाद इनमें से किससे करता है। तो आईपी से करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से करता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पे देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 44 से कंप्यूटर का शुरू हुआ है, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 43 तक है उसका हम कल सॉल्व करवा देंगे, रीजनिंग वाला पोर्शन जो है, ठीक है। आज के क्लास में यहीं तक क्वेश्चंस थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कहीं भी डाउट है, हमारे द्वारा बताए गए उत्तर पर डाउट है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर के कमेंट सेक्शन में अपने जो है विचार और जो भी समस्याएं हैं वो लिखिए, हम आपको पूरा रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ, जिनका पेपर भाई कल और परसों है, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।